नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और आज एक मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात आपसे करना चाहता हूँ और एक ऐसा टेस्टिमोनियल भी आज आपके सामने लेकर आऊँगा कि जिनके जीवन में इस तरीके की समस्या है, लेकिन फिर भी इस ज्ञानोडर्मा की वजह से उनके जीवन में कितना अच्छा नया बदलाव आया है और एक नया जीवन मिला है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक मैसेज आज ज़रूर लेकर जाना है कि ऐसी समस्याएँ शरीर के अंदर आने ही ना पाए, इसलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। मुझे बताइए सर, कैंसर एक ज़माने में इसका नाम भी लोग लेने से डरते थे। एक गाँव के अंदर अगर किसी को कैंसर हो जाता था, तो उसको देखने के लिए लोग जाया करते थे। लेकिन आज ये इतनी आम बीमारी बन चुकी है कि जैसे हम डायबिटीज़, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायरॉइड, उस तरीके से अभी कैंसर का नाम निकाला जाता है। हर एक गांव में, हर एक शहर में सबसे ज्यादा मौत का कारण आज ये कैंसर बन चुका है दोस्तों। थोड़ा सा स्टडी देखेंगे और वन बाय वन एक सारी चीजें आज के सेशन में हम देखेंगे दोस्तों। तो कैंसर इज ए किलिंग नॉट जस्ट इंडियंस बट इंडिया टू। भारत में कैंसर मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण बन चुका है दोस्तों। पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहला कारण है हृदय रोग। हार्ट अटैक के कारण हर मिनट में 4 लोगों की मौत हमारे हिंदुस्तान में हो रही है। तो दूसरा कारण कैंसर बन चुका है, मतलब कि हर मिनट में कम से कम 2 लोगों की डेथ बिकॉज ऑफ द कैंसर के कारण हो रही है फ्रेंड्स। संपूर्ण विश्व में अगर देखा जाए तो इन द वर्ल्ड 17 पीपल डाई एवरी मिनट फ्रॉम द कैंसर। पूर्ण विश्व में दोस्तों प्रति मिनट कैंसर के कारण 17 लोगों की मौत हो रही है और अकेले भारत में लगभग हर मिनट में 2 लोगों की डेथ कैंसर की वजह से हो रही है। 2023 का डेटा आपके स्क्रीन पर है और आप देख सकते हैं 23,600 लोग 2023 में कैंसर की वजह से डेथ हुआ है। मुझे बताइए, जब इनके जीवन में यह समस्या आई थी, क्या इनको कुछ पता था कि शरीर के अंदर ऐसा भी कुछ हो रहा है करके? लेकिन इसको हम कहते हैं साइलेंट किलर। इसका होने का कारण क्या है? सबसे पहला कारण है दोस्तों, हमारे खुद के प्रति, कैंसर के प्रति जागरूकता का कम होना, यानी अवेयरनेस का कम होना। ये सबसे पहला कारण है। मतलब लापरवाही भी इसका एक कारण है, पहला। और दूसरा, ये साइलेंट किलर है। मतलब जब तक कि शरीर के अंदर कोई गांठ बनती नहीं है, तब तक ये कैंसर शरीर में रिपोर्ट में आता ही नहीं है। जैसे कि आप एक स्क्रीन पर अभी देखेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रीन। कैंसर की शुरुआत कहाँ होती है सर? मैं एक सवाल आपको पूछ रहा हूँ, कैंसर की शुरुआत कहाँ होती है? तो कैंसर की शुरुआत होती है एक सिंगल कोशिकाओं के अंदर। जहां पे आप देख रहे हो एक सिंगल, यानी पहली कैंसर की कोशिका आपको स्क्रीन पर मैं लेकर आया हूँ। जैसे कि ये पूरा कैंसर सेल का बंच है, सारी नॉर्मल सेल्स है, एक एबनॉर्मल बन जाती है। एसिड, सबसे पहला एसिड, उसके बाद बॉडी के अंदर टॉक्सिन का लोड और ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक सेल कैंसर में आ जाता है और एक सेल के अंदर फर्स्ट म्यूटेशन होता है। मुझे एक बताइए साहब, क्या एक सेल में कैंसर आने के बाद किसी रिपोर्ट में दिखेगा? कभी दुनिया का कोई भी रिपोर्ट एक सिंगल सेल के अंदर का कैंसर नहीं ढूंढ सकता है। उसके बाद होता है सेकंड म्यूटेशन, थर्ड म्यूटेशन, स्टेप बाय स्टेप, एक से दो, दो से चार, और बन जाता है एक ट्यूमर, यानी कैंसर का ट्यूमर। और जब ट्यूमर आ जाता है, तब उस इंसान को पता चल जाता है कि कुछ पेन हो रहा है, कुछ दुखाव हो रहा है, और फिर बायोप्सी की जाती है और उसके बाद निकल कर आता है ये महाभयानक बीमारी जिसे हम कैंसर के नाम से जानते हैं दोस्तों। कैंसर, जैसे कि जिस सिचुएशन में लोग अभी जीवन जी रहे हैं, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना फ्रेंड्स, तब पता चलता है कि हमारे शरीर में क्या गवाया है, कौन सी सिचुएशन में हम आ चुके हैं। मैं चाहता हूं दोस्तों, ये सिचुएशन इंसान के जीवन में आना ही नहीं चाहिए। इसको कहते हैं कि रियल में वेलनेस, रियल में अवेयरनेस, ये सिचुएशन ही नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हमें जरूर जाग जाना चाहिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एक ऐसा टेस्टिमोनियल आपके सामने लेकर आया हूं कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है लोगों के लिए दोस्तों। मतलब क्या है? ये ज्ञानोडर्मा एंटी कैंसर हर्ब, ये कोई दावा नहीं हम करते, लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा कैंसर को रोकने की क्षमता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी में सबसे नंबर वन कौन है? तो ज्ञानोडर्मा है। ज्ञानोडर्मा एक लाल रंग का मशरूम है जिसको जड़ी बूटी का राजा भी कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक टेस्टिमोनियल आपके सामने रखना चाहूंगा। एक ध्यान से इस वीडियो को देखिए कि कैसे एक इंसान के जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में जब कैंसर आ जाता है तो क्या सिचुएशन हुआ था, कितना खर्चा हुआ, और फिर डॉक्टर ने जब मना कर दिया कि अभी ये ज्यादा दिन के मेहमान
नहीं है, इनको घर लेके जाइए और आखिरी स्टेज है, उस समय पर किसी की वजह से ये ज्ञानोडर्मा की जानकारी उनको मिलती है। जैसी जानकारी मिलती है, आखिरी कोशिश कर लेते हैं। ये सिचुएशन से उन्होंने ये प्रोडक्ट को शुरू किया था। तो इनका नाम है शशिकला जादवर एट द बार्शी। यूट्रस कैंसर हुआ था, बच्चादानी के अंदर करीब करीब 56 mm का ट्यूमर। ओ माय गॉड, 56 mm का ट्यूमर का मतलब होता है दोस्तों करीब करीब 56 mm, करीब करीब 2 इंच से भी बड़ा। 2 इंच से भी कैंसर का ट्यूमर बन चुका था और डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसका ऑपरेशन करना मुश्किल है, इसलिए इनको केमोथेरेपी देंगे, रेडिएशंस देते हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद भी वो सिर्फ 12 mm से कम हुआ था। और उसके बाद जब डॉक्टर बोले कि अभी ये ज्यादा दिन लंबा समय नहीं जी सकते हैं, क्योंकि अब तक हमने इतना इनके ऊपर कम से कम इतने रेडिएशन, इतनी केमोथेरेपी दी है, करीब करीब 22 केमोथेरेपी और 7 रेडिएशन हो चुका है। तो डॉक्टर ने खुद ही कहा अभी इनका शरीर के अंदर इस बीमारी को सहने की क्षमता और हमारी मेडिसिन को पचाने की क्षमता ही नहीं रही है। इसका मतलब है कि पानी भी नहीं डाइजेस्ट हो सकता है। ऐसी सिचुएशन पे आने के पश्चात इनको बोला गया अगर हम एक भी इंजेक्शन अभी दे देंगे तो जगह पर इनका जान जा सकता है। इससे अच्छा आप घर लेके जाइए और इनकी सेवा करिए। ये सिचुएशन पे इनको कैसे इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिली, कैसे इस प्रोडक्ट के साथ उन्होंने इसको शुरुआत किया, चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से समझते हैं फ्रेंड्स। तो वन बाय वन मैं आपके सामने वो वीडियो लेकर आना चाहूंगा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेरा एक चैनल है, आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये चैनल के अंदर प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। जैसे आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर काफी सारे टेस्टिमोनियल आपके सामने ओपन हो जाते हैं, अलग अलग तरह के टेस्टिमोनियल्स। और आपको सीधे से कैंसर टेस्टिमोनियल की तरफ देखना है। ये प्लेलिस्ट मैं आपके सामने ओपन कर चुका हूँ और बहुत सारी अलग 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 टेस्टिमोनियल यहाँ पे दिखेगी। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे है कैंसर का एक टेस्टिमोनियल का यहाँ पे प्लेलिस्ट। और उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो कई सारे टेस्टिमोनियल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जरूर दोस्तों इस प्लेलिस्ट को विजिट करिए और कई सारे कैंसर टेस्टिमोनियल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। चलिए आज हम देखते हैं कैसे दवाखान्याची. फैमिली के अंदर जो 3 सिचुएशन आया था हां. आप देखेंगे। मग और त्यासाठी तुम्ही ट्रीटमेंट किती दिवस केली दवाखान्याची? 3 महिने होता मी दवाखान्यात. कुठं? बार्शी कॅन्सरला. कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये बार्शीला 3 महिने होते. हां. मग 3 महिन्यामध्ये काय ट्रीटमेंट केली दवाखान्यामध्ये? त्या 3 महिन्यामध्ये आम्ही 25 शॉक दिलं हं, आणि 7 केमो दिलं बर. आणि पुन्हा आम्हाला गावाकडे पाठवलं. म्हणजे 25 शॉक, हां. रेडिएशन 25 दिले आणि केमो 7 दिले हां. आणि 3 महिन्यानंतर दवाखान्यामध्ये ठेवल्यानंतर ना गावाकडे पाठवलं. गावाकडे पाठवलं आणि आम्हाला 2 महिन्यानं माघारी या म्हणून सांगितलं. परत 2 महिन्याने या. हां. मग तुम्हाला हे चालू असताना तुमचा ह्या 3 महिन्यामध्ये दवाखान्यामध्ये साधारणतः खर्च किती झालाय? 2 ते 2.5 लाख रुपये गेले की. 2.5 लाख रुपये खर्च केलाय. हां. आणि 2.5 लाख रुपये तुम्ही दवाखान्यामध्ये पे करून, तेवढे खर्च करून त्याचा समाधान किंवा रिझल्ट काय मिळाला तुम्हाला? काय ती 56ची जी गाठ होती ती 42 पॉईंट राहिली जागेवर. फक्त 10 पॉईंटच गाठ कमी झाली आणि बरं. डॉक्टरनं सांगितलं की आता तुमचा काही उपयोग नाही, हा हा तर या पेशंटला गावाकडे नेऊन खाऊ पिऊ घाला. बर. आता इथं जर आता आपण जास्त केमो द्यावे, हा 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 अगर श्वास द्यावे तर पेशंट वीक झालेला आहे, हा तर आता काही उपयोग नाही असं सांगितलं त्यांनी. बर. आणि हे चालू असताना म्हणजे तुम्हाला एवढे 25 रेडिएशन आणि 7 केमो दिल्यानंतर जी 56 mm ची गाठ होती ती 42 mm झाली, गर्भाशयातली गाठ. हां. आणि त्याच्यानंतर मग तुम्हाला डिएक्शन आयुर्वेदाची प्रोडक्टची माहिती कोणाकडून मिळाली? ती आम्हाला ह्या डेक्शनची माहिती जी मिळाली हम्म. ती आमची ते एक राजाभाऊ जाधवर. हा, राजाभाऊ जाधवरनी तुम्हाला डिएक्शन आयुर्वेदाविषयी माहिती सांगितली हां. आणि त्यांच्या सांगण्यावरून तुम्ही ते डिएक्शनचे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट घेतले. हा. कुणाकडून घेतले तुम्ही हे प्रोडक्ट? ते ती जे घेतले होते ना ते नितीन सर, हा नितीन गाडवे, हा हा हां, प्रकाश गाडवे हे अशी दोघं जण येऊन ते आम्हाला प्रोडक्ट दिलं. हा. नितीन गाडवे आणि प्रकाश गाडवे हां. यांच्याकडून तुम्ही ते आयुर्वेदाचे प्रोडक्ट घेतले आणि सेवन करायला सुरुवात केली. हां. किती दिवस घेतले हे प्रोडक्ट? हे प्रोडक्ट आम्ही फक्त 1.5 महिना घेतला. हम्म. 1.5 महिना घेतल्यानंतर हं. आम्ही पुन्हा सोनोग्राफी करायला गेलो. बर. तर आम्ही त्या कॅन्सरला जाऊन सोनोग्राफी केली. हम्म. तर ती पूर्णपणे गाठ विरघळल्याची सांगितलं हम्म. आणि त्यात काही राहिलं नाही आणि रक्ताचं सुद्धा ब्लड मध्ये सुद्धा वाढ झाली हा हा आणि पेशंट एकदम खाया प्यायला लागला आणि सुदृढ झालं. बर बर बर. देखा दोस्तों आपने,
एक ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ पर डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अभी ये ज़्यादा दिन नहीं जी सकते हैं। अगर इनको हम एक केमोथेरेपी या शॉक दे देंगे, तो शायद इनकी जगह पर मौत भी हो सकती है। और वहाँ से इनके जीवन में ये ज्ञानोडर्मा की वजह से क्या दिया, कितना डोज में दिया और इनको कैसे आराम आया, इसके लिए जरूर कांटेक्ट करिए फ्रेंड्स। एक बार जरूर कांटेक्ट करिए और इस वीडियो को उन लोगों तक तो जरूर पहुंचाइए जिनके जीवन में ऐसी समस्याएं आ रही है, आ चुकी है और वो ऐसी समस्या से फाइट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनकी मदद करना दोस्तों। जरूर दोस्तों एक बार कांटेक्ट करना है, क्योंकि आपने देखा कि जब डॉक्टर ने पहला रिपोर्ट देखा था तो उसके अंदर 40 एमएम का कैंसर का ट्यूमर रह गया था। कैंसर की गांठ 40 एमएम। और उसके पश्चात जब उनको ये प्रोडक्ट शुरू किए गए थे, गैनोडर्मा प्रोडक्ट हमने शुरू किए थे और इसका डोसेस प्रॉपर तरीके से देना शुरू किया था और कुछ और भी अदर सप्लीमेंट हमने एंटी कैंसर लेवल पर इनको दिए थे। ये सब कुछ प्रॉपर तरीके से वेलनेस किट देने के पश्चात दोस्तों कुछ ही महीनों में जब उन्होंने रिपीट सोनोग्राफी किया, इनका सिचुएशन ऐसा हुआ था कि वो खाना पीना खुद खाना लगे, उसके बाद उनका वजन बढ़ रहा है और फिर थोड़ा चलने फिरने लगी। तो उनको ऐसा लगा कि एक बार हम चेक करके आते हैं, पैथोलॉजी में रिपोर्ट क्या है देख लेके लेते हैं। और उन्होंने उसी जगह पे फिर से रिपोर्ट निकाला, तो रिपोर्ट के अंदर पूर्ण रूप से कैंसर का गांठ जो नहीं है, ऐसा रिपोर्ट उनको मिला। तो कितना आनंद आया होगा उस फैमिली को कि 40 एमएम का गांठ गया किधर। दिस इज अ मेडिकल मिराकल। यस दोस्तों, इट्स अ मेडिकल मिराकल। और ये पावर दोस्तों इस हर्ब के अंदर है, ज्ञानोडर्मा के अंदर है। और इसलिए दोस्तों इसके बारे में जरूर जानकारी लेना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन पे अगर कोई व्यक्ति अगर नॉर्मल जीवन स्टार्ट कर सकता है, तो क्यों ना हम कई लोगों की मदद करें। और एक व्यक्ति के मैं आपके सामने उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे जीवन में ऐसे 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 कई लोगों को हमने देखा है मदद करते हुए, कि ये डॉक्टर अमोल नवले एक ऐसे व्यक्ति जो हमारे मित्र, और उनकी माता को कैंसर का प्रॉब्लम हुआ था। सोच सकते हैं, एक खुद डॉक्टर है और उनकी माँ को जो कैंसर हुआ है वो लंग्स के अंदर कैंसर हुआ है। शुरुआत उनका निमोनिया से हुआ था। कभी भी देखिए पता ही नहीं चलता है, मैंने पहले ही बोला था ये साइलेंट किलर होता है। एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जहां पता ही नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, कौन से टेस्ट निकाले, कौन से रिपोर्ट निकाले। और पूरा का पूरा नासिक में उन्होंने सारे डॉक्टर छान मारे थे। सब लोग बोलते थे निमोनाइटिस हुआ है, निमोनिया के लक्षण है, कई मेडिसिन कई एंटीबायोटिक दिया, मुंह के अंदर छाले पड़ रहे हैं, लेकिन कुछ भी आराम नहीं है, वैसे के वैसे ही सिम्टम्स है। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, इनको पूना में शिफ्ट करिए, पूना में लेके जाइए और किसी न किसी बड़े अस्पताल में दिखाइए। और पूना में जब उनको लेकर आए तो कई तरह पे इनके रिपोर्ट्स और स्कैन रिपोर्ट्स करने के बाद पता चला कि इनके लंग्स में कैंसर आ चुका है। ओ माय गॉड, जब वो एंकोलॉजिस्ट ने बोला कि ये जो कैंसर की जो सिम्टम्स है, जो कैंसर की जो गांठ है, वो आपका शरीर में लंग्स और हृदय के इतना नजदीक में है कि बायोप्सी कुड नॉट बी डन। मतलब बायोप्सी भी करने जाएंगे तो भी इनका जान जा सकता है, क्योंकि इतना लंग्स के नजदीक है और लंग्स के अंदर इतना ऑपरेशन करना भी पॉसिबल नहीं होता है, वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन पे कैंसर का ऑपरेशन करना मतलब वो पूरा हिस्सा निकालना पड़ता है। तो उन्होंने बोला इनका बायोप्सी निकालने के लिए, मतलब छोटा सा पीस निकाल कर अगर एक छोटा ऑपरेट करते हैं तो भी इनका जान का रिस्क है। और इस समय पे ये डॉक्टर ने मन में सोचा था कि क्या करे, और उन्होंने फिर कई डॉक्टर से सलाह ली और उन्होंने कहा आपकी माताजी इतनी वीक हो चुकी है कि इनको केमोथेरेपी और रेडिएशन सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए आप इनको घर लेके जाइए, आपके पास लेके जाइए, आप खुद डॉक्टर है, आपका खुद का अस्पताल है, आप अपने पास उनको रखिए और उनको खाना खिलाइए, उनकी सेवा करिए जब तक है वो आपके पास है। और ये ज्यादा दिन अभी नहीं जी सकती है। ये सिचुएशन पे बताइए, एक डॉक्टर, खुद डॉक्टर जिन्होंने बड़ा किया है मम्मी पापा ने और उनको डॉक्टर बनाया है, और खुद माता ऐसी सिचुएशन पे आ जाती है, तो क्या सिचुएशन और क्या हालत होती होगी। और ऐसे समय पे किसी व्यक्ति ने इनको इस ज्ञानोडर्मा से परिचय करा दिया। दिस इज द ओरिजिनल ज्ञानोडर्मा हर्ब, मेरे हाथ में जो दिखाई दे रहा है ना, ये ओरिजिनल ज्ञानोडर्मा हर्ब, इसका परिचय कराया दिया। और उसके बाद उनको बताया गया कि क्यों ना आप ये ज्ञानोडर्मा का प्रोडक्ट स्टार्ट करिए। ऐसी सिचुएशन पर एक आखिरी मौका बोला गया था ना, कि ऐसे बोलते नहीं कि कोई ऐसा नहीं बोलता है कि ये यही एक रास्ता है। मैं तो बोलता हूँ कि उनको ऐसा कहा गया था कि अगर आप उनको ज्ञानोडर्मा खिलाते हैं तो शायद वो ज्यादा दिन जी सकती है, ज्यादा लंबा उनका लाइफ बढ़ सकता है, या फिर इनको कैंसर का जो 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 रीजन है उसको थोड़ा कम करेगा और उसकी पेन, उसकी वेदना को कम करते हुए थोड़ा सा लाइफ बढ़ाए ले सकता है।
और ये सुनने के बाद उन्होंने तुरंत डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि डॉक्टर का माइंड होता है दोस्तों, इतना मतलब वो एनालिटिक होते हैं, इतना सोचते हैं, लेकिन सिचुएशन अपनी खुद की माँ पर आई है। पूरी रात उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया, इंटरनेट पे सर्चिंग करना शुरू किया, और इनको एक बात का पता लग गया कि ये जो गैनोडर्मा, ये एंटी कैंसर हर्ब है, इसका सेवन छोटा बच्चा से लेकर प्रेग्नेंट महिला से लेकर कोई भी कितनी भी मात्रा में कर सकता है। सबसे पहले उन्होंने इसका सबसे पहला ये अंदाजा लगाया कि इसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं है मेरी माँ के लिए। फायदा होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इनको कितना भी खिलाऊं तो भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे एक क्रोसिन खाते हैं तो आपको एक क्रोसिन से फीवर कम हो जाता है, लेकिन अगर आप 20 क्रोसिन खाओगे तो लाइफ टाइम का फीवर चला जाएगा साहब। मतलब इंसान मर जाएगा अगर 20 क्रोसिन एक साथ खाएगा तो। लेकिन ये नेचुरल फूड है, ऑर्गेनिक फूड है, और इसको अगर पाउडर फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में भी दिलाया जाए तो ग्राम का डोज होता है, ग्राम के अंदर हम खिलाते हैं। कई लोगों को हमने ग्राम का डोज बताया है, तो उस तरीके से जब देने के पश्चात इनका सिचुएशन में कैसा बदलाव आया, चलिए उनसे ही सुनते हैं। एक वीडियो मैं आपके सामने लेकर आना चाहूंगा, और ध्यान से देखिए दोस्तों। अगर इनके जीवन में बदलाव आ सकता है, क्यों ना हम चाहते कि अवेयरनेस क्रिएट करें। मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये किसी भी मेडिसिन और किसी भी दवाई के खिलाफ नहीं। अगर आप कोई भी दवाई या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके साथ इसको जरूर साथ में जोड़ना है। इसको बोलते हैं को एक्टिव थेरेपी। बॉडी के अंदर की हीलिंग को स्टार्ट करने के लिए किसी भी मेडिसिन के साथ देना है। बल्कि अगर कोई केमोथेरेपी ले रहा है, तो हम कभी नहीं कहते कि आप केमोथेरेपी मत लीजिए और ये सिर्फ करिए। अगर आप केमोथेरेपी ले रहे हैं, आपका विश्वास भी है और आप केमोथेरेपी ले भी रहे हैं, हो सकता है आपका एक दो केमो हुआ है, तुरंत ज्ञानोथेरेपी स्टार्ट कर दीजिए, ताकि केमो के साइड इफेक्ट भी रिड्यूस हो जाए और आपकी हीलिंग एबिलिटी स्टार्ट हो जाए। अंदर से ठीक होने की क्षमता ठीक होना शुरू हो जाती है, और फिर आपका केमोथेरेपी भी बहुत आसानी से बिना तकलीफ से पूरा हो जाता है, और फिर कैंसर बनने का कारण को यह खत्म करता है। मैं आगे बताऊंगा। इसका एक वीडियो देखते हैं, और वीडियो के पश्चात थोड़ा सा हम इसका ज्ञानोडर्मा का क्या ऐसा रीजन है कि जिसकी वजह से फायदा हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा फोकस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, एक पावरफुल वीडियो की तरफ फिर एक बार मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में लेके जाना चाहूंगा। और प्लेलिस्ट में हम देखते हैं डॉक्टर अमोल नवले और उनकी माताजी का सिचुएशन। Good morning, Jason. Good morning, Jason. Why we gathered here together? आपण आज एकत्र का आलो आहेत? Answer in front of you to share the joy. Respected sage, respected Dr. Dakoli, Country Manager Abhinav Gupta, Professor Vasupal, Dr. Ratna Vasupal Balwani sir, my guest sponsor Anita Madam, my guide Bharat sir, Eknath sir. Thank you for all giving me this opportunity to share my personal experience in front of you. Myself, Dr. Navle, basically from Nasik, practicing in Hizebadi since 2 years. As being a doctor, दररोज डे टू डे प्रॅक्टिस मध्ये पेशंट्स बघायला मिळतात. सर्दी खोकल्यापासून डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हायपरटेन्शन सगळेच बरे होतात असं नाही. काही क्वचित आराम पडतो, काहींना आरामच पडत नाही. अशीच एक केस मी तुमच्या पुढे मांडतो आहे. पेशंटचं नाव आहे मालती नवले, वय 52 वर्ष आणि माझी स्वतःची आई. 2 जानेवारी 2012 आई हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट आहे नाशिकला. फोन आला, मी नाशिकला गेलो. न्यूमोनायटिस, fever with chills, cough, weakness in 7 to 8 days. Doctor diagnosed a lower lung pneumonitis. Treatment continues. Moxifloxacin and some other heavy antibiotics started for 3 days. डॉक्टरनी सांगितलं होतं की 5 दिवसामध्ये पेशंट will clear out. Treatment continuous. Symptoms also continuous. Fever with chills, cough persistent. After 5 days, I shifted my mother to another hospital. तिथे अजिबात फरक पडत नसल्यामुळे मी माझ्या आईला दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये शिफ्ट केलं. In higher center. Again treatment continues for the same as a pneumonia, but
Now, there is not only fever, cough, there is a loose motion and vomiting and also weakness. She can't eat. Her legs and face are swollen. तिच्या चेहऱ्यावर सूज आलेली होती, जिभेला सूज आलेली होती. 7 दिवस पूर्ण अँटीबायोटिकचे डोस संपले. स्वतः डॉक्टर, आई आजारी, परंतु काही उपाय नाही. पुन्हा एकदा एक एक्सरे केला आणि सोनोग्राफी केली. सुरुवातीला ऍडमिट करताना जशी स्थिती होती तशी स्थिती पूर्णतः 10-12 दिवसांच्या ट्रीटमेंट नंतर सेम. There is no changes in pneumonia. The pneumonitis focus is as present as it is. Doctor told me to do a CT scan. 12 January, after 15 days, I done CT scan report. And in CT scan केल्यानंतर डॉक्टरने सांगितलं, report came, there may be a chances of neoplastic mass lesion. स्वतः डॉक्टरने मला ऍडवाइस केला की तुम्ही तुमचं हॉस्पिटल आहे पुण्याला घेऊन जा, आमच्याकडनं आता तुमचं पेशंट ट्रीट होणं पॉसिबल नाही. आय शिफ्टेड टू पुणे विथ सलाईन घेऊन माझ्याही मी पुण्याला घेऊन आलो. एक दिवस काही केलं नाही, नो मेडिसिन्स. त्याचा पॅटर्न पेप्रासिन, अझिथ्रोमायसिन, ऑर्डनॉफ IV, लिंझिड, higher antibiotics was almost completed. There is no other option in front of me. What to do now? I consulted one cancer surgeon. He advised me to do a biopsy. But that lesion, तो जी गाठ होती हृदयाची इतकी जवळ होती, तर biopsy could not be done. That's why he told me, we will do a surgery. If there is a cancer changes, we will take out that mass only. And if there is a metastatic changes over there, we will remove out half part of the lung. सर्जरीची तारीख पण ठरली. परंतु आईची तब्येत इतकी ठीक होती त्यावेळेस सर्जरी पॉसिबल नव्हती. मध्येच 15 दिवसांसाठी मला मुंबईला जावं लागलं. तेव्हा एक दिवस थांबल्यानंतर मी DX मध्ये नुकता जॉईन झालो होतो. अनिता मॅडमने मला ऍक्च्युली DX इंट्रोड्यूस केलं. एकनाथ सरांना फोन केला, आईची तब्येत अशीची आहे, रेशी अँड कॅन्सर ट्रीटमेंट, त्याची काही आर्टिकल्स मी वाचली होती, काही प्रेझेंटेशन ऐकले होते डॉक्टरांचे. नेटवर रिसर्च केला अबाउट लिंझी अँड स्पिरुलिना. एक गोष्ट त्यावेळेस माझी पक्की ठरली की ह्या औषधाने आईला कुठलाही साईड इफेक्ट होणार नाही आणि मी दुसऱ्या दिवसापासून ती औषधं चालू केली. 3 ते 5 दिवसांमध्ये आईचा फीवर, कफ, व्हॉमिटिंग, लूज मोशन कम्प्लिटली स्टॉप. परंतु कॅन्सर असा लिजन आहे की बाहेर तुम्हाला त्याची सिम्पटम दिसत नाही, आतमध्ये आहे. 15 दिवस झाले, 2 एक्सरे रिपोर्ट आहे, एक CT स्कॅन आहे, रिपोर्टची झेरॉक्स माझ्याकडे ओरिजिनल रिपोर्ट पण आहे. मी 15 दिवसासाठी मुंबईला गेलो. आई RGGL, स्पिरुलिना आणि मॉर्निंगची कंटिन्यू चालू होती. 1 महिना कंप्लीट झाला. मी मुंबईला माझं काम संपून आलो. आता ऑपरेशन करायचं. आईची तब्येत व्यवस्थित आहे. परंतु व्हॉट अबाउट कॅन्सर? आतमध्ये काय पॅथॉलॉजी आहे? कॅन्सर वाढला आहे, जेवढाच आहे, लंग्स मध्ये आहे, बाहेर पसरला आहे. त्यासाठी डॉक्टरने ऍडवाइस केलं परत एक रिपीट एक्सरे काढा. ऑन द डे ऑफ 29 फेब्रुवारी बरोबर DX स्पिरुलिना चे प्रोडक्ट चालू केल्यापासून साधारणतः 1.5 महिन्यानंतर मी एक रिपीट एक्सरे केला. एक्सरे झाला. सोनोलॉजिस्ट आस्क्ड मी, व्हॉट इज द प्रॉब्लेम डॉक्टर? मी त्याला विचारलं, डॉक्टर तुम्ही विसरला का? माझ्याच आईच्या बाळासाठी मी आलो होतो. ओ, वेअर इज दॅट मास? रिपोर्ट मध्ये देयर इज अ कंप्लीट रिझोल्यूशन ऑफ mass lesion which were found on 9 January. It is the original report and in my hand. Now my mom is free. Not only my mother is free from disease, my family whole who is suffering from 1 to 2 months from tensions, operation, what will happen, फायनान्शियली, आर्थिक सगळ्या बाबीने जे खच्चीकरण झालं होतं, ऑपरेशन करायचं आहे, कॅन्सर आहे, काय होणार, ह्या सगळ्या त्रासाबद्दल मुक्तता दिली ती DXN अँड ओनली DXN. थँक्यू. पाहिलं मित्रांनो, डॉक्टर अमोल नवले यांचा अभिप्राय तुम्ही आता ऐकलात. आणि अभिप्रायामध्ये तुम्ही ऐकलं की अक्षरशः ज्यावेळी सेकंड सिच्युएशन अशी निर्माण झाली होती की 1-1.5 महिन्यानंतर आई पूर्णपणे रिकवर दिसतीये. पण व्हॉट अबाउट द कॅन्सर? इंटरनल पॅथॉलॉजी काय आहे? म्हणून एकदा परत रिपीट सोनोग्राफी केली त्यांनी आणि सोनोलॉजिस्ट ते कंटिन्युअसली त्यांचं ते पाहत होतात आणि तरी पण त्यांना ते दिसत नाहीये कुठे ट्यूमर. तर डॉक्टर म्हणतात की काय झालं डॉक्टर? तर म्हणतात, ओ माय गॉड,
ही तुमचीच आई आहे का? अहो म्हणले ज्या ठिकाणी ती गाठ होती, व्हेअर इज अ मास? ती गाठ कुठे आहे? आणि देअर इज कंप्लीट रिझोल्यूशन ऑफ द मास लिझन. डॉक्टर अमोल म्हणतात, डॉक्टर तुम्ही विसरलात का? माझ्याच आईच्या कॅन्सरसाठी मी याच ठिकाणी 3 महिन्यापासून येत आहे आणि आता तुम्ही सांगताय की कॅन्सरची गाठ पूर्णपणे नाहीशी झाली. ओरिजिनल रिपोर्ट हातामध्ये घेऊन आज लोक सांगतायत की मला काय फायदा झालाय. मित्रांनो, मला तुम्हाला एक इम्पॉर्टंट मेसेज यातून द्यायचा आहे. खूप पॉवरफुल मेसेज मित्रांनो मला तुमच्यापर्यंत द्यायचा आहे. तो म्हणजे अशी वेळ आल्यावर जागं व्हायचं का ती वेळ येऊ नये म्हणून जागं व्हायला पाहिजे? काय वाटतं तुम्हाला? तुम्हीच सांगा मला. ती कॅन्सरची वेळ आल्यानंतर आपण जागं व्हायचं. जर अशा सिच्युएशनला जाऊन म्हणजे आपण म्हणतो ना त्याला हाय लेव्हलला जाऊन जर हा गॅनोडर्मा काम करत असेल, तर सुरुवातमध्ये ती वेळ आपल्यावरती यायलाच नको म्हणून तर पहिलं सेवन करायला पाहिजे. बिकॉज एक जीवन संजीवनी आहे. गॅनोडर्मा इज द जीवन संजीवनी आणि ईच अँड एव्हरी पर्सन याचं सेवन करू शकतो. जसं मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे आताची मॉडर्न मेडिकल सायन्समध्ये जी ट्रीटमेंट आहे, यामध्ये सगळ्यात पहिली बायोप्सी केली जाते. थोड्या काही गोष्टी मी स्पष्ट बोलणार आहे मित्रांनो तुमच्याशी. बायोप्सीमध्ये तो छोटासा पीस ज्यावेळी काढतात ना, ॲक्चुअली मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये थोडंसं डिटेलमध्ये पण सांगणार आहे, की कॅन्सरची ट्यूमर तयार होते आणि त्यावेळेला ती ट्यूमर बनते म्हणजे नेमकं काय होतं आणि बायोप्सी केल्यानंतर काय होतं. बऱ्याच वेळेला सर ही ट्यूमर बनायला 5 ते 15 वर्ष लागतात. कुणाला 5 वर्ष, कुणाला 10 वर्ष, कुणाला 15 वर्ष लागतात ती गाठ तयार होण्यासाठी. गाठ निर्माण अवस्था व्हायला 15 वर्ष सुद्धा लागू शकतात. परंतु ज्या दिवशी आपल्याला कळतं, की ती गाठ आहे आणि ती कॅन्सरची असेल आणि लगेच तुकडा काढतो आपण, घाबरून जातो आपण. जे सांगितलं ते इमिडिएटली करतो आणि त्याच वेळेला तो मेटाटायटिस पद्धतीचे कॅन्सर आज वाढलेत. त्याच्यामुळे तुम्ही तो तुकडा काढला, की तिथून स्प्रेड व्हायला सुरुवात होते. याचा अर्थ काय झाला, की ती जी गाठ होती त्याला तुम्ही छेडलत. झोपलेल्या सिंहाला जसं छेडलं, त्याला जागं केलं, तर तो तुटूनच पडणार ना. तसं आपल्या शरीरामध्ये ती गाठ कोणी बनवली? आपल्या शरीराने बनवली होती. पुढे पाहणार आहोत आपण आणि त्याच्यानंतर ती गाठ बनल्यानंतर तोपर्यंत शरीराला काही जाणीव नाहीये. 5 वर्ष, 10 वर्ष ती गाठ बनत राहिली. परंतु ती गाठ ज्यावेळेला तुम्हाला समजलं, की त्याचा तुकडा काढायचा, रिपोर्टमध्ये पाठवायचा आहे, म्हणजे छोटासा पीस काढतात, म्हणजे एक छोटंसं ऑपरेशन केलं जातं आणि त्या ठिकाणी जी ब्लीडिंग होते, मित्रांनो बऱ्याच लोकांच्या जीवनामध्ये त्याच्यानंतर स्प्रेड झालेलं आहे. अचानकपणे कसं काय मग एवढा बॉडीमध्ये सेकंडरी पसरत गेल्या? तर तुम्ही त्याला छेडलत. एक नैसर्गिक बॉडी होती. शरीराने गाठ निर्माण अवस्था निर्माण करून तो बाजूला काढून ठेवलेली होती. सिस्टममधून साइडला बनवलेली ती गाठ होती आणि आपण त्याला इमिडिएटली तुकडा काढण्यासाठी एक हलकासा कट मारलात आणि त्या टाईमपासून मात्र ब्लीडिंग काय झाली बॉडीमध्ये सगळीकडं आणि बऱ्याच लोकांना याच्यामुळे तो स्प्रेड झालाय. आणि त्यामुळेच मी इमिडिएटली केमोथेरपी छोटंसं बायोप्सी झालं की समजलं कॅन्सर आहे की लगेच केमोथेरपी. बऱ्याच वेळा तो ऑपरेशन करण्याचा पार्ट येतो, सर्जरी आणि सर्जरीमध्ये जर ब्रेस्टमध्ये कॅन्सर असेल तर पूर्ण ब्रेस्ट काढला जातो. युटरसमध्ये असेल तर बऱ्याच वेळा पूर्ण युटरसच काढली जाते. लिव्हरमध्ये काय ऑपरेशन करायचं? लंग्समध्ये कसं ऑपरेशन करायचं? बऱ्याच ठिकाणी सर्जरी करताच येत नाही अशी सिच्युएशन निर्माण होते आणि तुम्ही पाहताय सर्जरी झाली तरी सुद्धा पुन्हा कॅन्सर सेल पुन्हा वाढत जातील म्हणून दिली जाते केमोथेरपी. आणि या केमोमध्ये काय होतं नेमकं? दी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय थेरपी म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला, की कॅन्सर सेलला डिस्ट्रॉय करणारी थेरपी, कॅन्सर सेलला किल करणारी थेरपी. हे केमो दिल्याबरोबर कॅन्सर पेशी मरण्यासाठी सुरुवात होतात आणि कॅन्सर पेशी मरत असताना मला सांगा, ही केमो बघणार आहे का की कॅन्सर सेल आहे? ह्या टी सेल्स आहेत, किलर सेल्स आहेत, ह्या लिम्फोसाइटिस आहेत, ह्या मॅक्रोपेजेस आहेत. ह्या सेल बॉडीमध्ये ज्या आहेत त्या इम्युनिटी सिस्टमच्या सेल्स आहेत. त्या कॅन्सरला प्रतिरोध करणाऱ्या पेशी आहेत? नाही. केमोथेरपी दिल्याबरोबर जसं एखाद्या गावावरती बॉम्ब टाकला जातो, तसं पूर्ण गावातली चांगली लोकं सुद्धा मरतात. तसंच तुमच्या बॉडीमध्ये जिथं केमो दिला जातो, केमो दिल्यानंतर शरीराला आवश्यक असणाऱ्या, शरीरासाठी रोगप्रतिरोधक क्षमता तयार करणाऱ्या, बॉडी अँटीबॉडीज तयार करणाऱ्या किंवा अँटी कॅन्सर प्रॉपर्टी शरीरात निर्माण करणाऱ्या पेशी सुद्धा इमिडिएटली डिस्ट्रॉय केल्या जातात, किल होतात. आणि यामुळे कॅन्सर सेल तर मरतात, पण तुमच्या कितीतरी हजारो, लाखो पेशी इम्युनिटी सिस्टमच्या मरतात आणि त्याच्यामुळे पुन्हा मात्र बॉडीमध्ये फटल अवस्था होते. बऱ्याच वेळेला काय होतं रिपीटेड वाढत जातो हा प्रॉब्लेम. म्हणून केमोचे पाहिलेत का तुम्ही 10 सायकल करावे लागतील, 20 सायकल करावे लागतील, 40 सायकल करावे लागतील असं सांगितलं जातं आणि 5,00,000, 10,00,000, 15,00,000 अशी बिलं होतात मित्रांनो आणि त्याच्यानंतर मात्र साइड इफेक्ट मात्र प्रचंड प्रमाणात येतायत. ही सिच्युएशन आता आहे. ही रिॲलिटी आता आहे आणि एवढे भयानक साइड इफेक्ट की हेअर लॉस, पूर्ण डोक्यावरचे सगळे केस जातात. नॉशिया, वॉमिटिंग, रिड्यूस द इम्युनिटी रिस्पॉन्स, प्रतिकार शक्ती पूर्णपणे कमी होते. डायजेस्टिव्ह सिस्टम पूर्णपणे कोलॅप्स होते. शरीरात पाणी पचणार नाही एवढी हीट बॉडीमध्ये वाढते.
आणि अशा वेळेला शरीराची प्रतिरोधक क्षमता एवढी कमी होते, प्रतिरोधक क्षमता, की ज्याच्यामुळे पुन्हा कॅन्सर सेल डोकं वर काढतात. कारण रिझन मात्र जसंच्या तसंच राहिलं. ज्याच्यामुळं शरीरामध्ये कॅन्सर सेल तयार होतात, ते कारण मात्र काढलं गेलेलं नाहीये. फक्त आपण काय केलं, अतिरेकी येतायत, चोर येतायत म्हणून त्यांना गोळ्या घालत राहायचं फक्त. 2 प्रकारची लोकं आहेत समाजामध्ये. एक चांगला व्यक्ती पण आहे आणि एक वाईट स्वभावाचा व्यक्ती पण आहे. पण वाईट स्वभावाच्या व्यक्तीला आपण डायरेक्टली किल नाही करत. त्यांना आपण डायरेक्टली गोळी नाही घालत. तर त्यांना आपण चांगल्या लोकांमध्ये घेऊन जातो आणि त्यांच्या स्वभावामध्ये चांगलं सत्संगमध्ये घेऊन जा, त्यांना अध्यात्मामध्ये घेऊन जा. त्यांच्यासाठी मेडिटेशन सारखे पार्ट आहेत. एक चांगल्या संगतमध्ये ठेवा. ऑटोमॅटिकली ती चांगली व्हायला लागतात. तसंच तुमच्या बॉडीमध्ये पण आहे मित्रांनो. फक्त डिस्ट्रॉय करणं हा त्याचा मुख्य उपचार नाही. अच्छा, एखाद्याला जर सांगितलं असेल तर आम्ही त्याचा विरोध नाही करत. तुम्हाला जर करायचं असेल तर तुम्ही नक्की करा. परंतु त्याच्याबरोबर शरीराची इम्युनिटी वाढण्यासाठी, शरीराच्या आतून हीलिंग स्टार्ट होण्यासाठी, कॅन्सरचं कारण कमी करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या काही थेरपीज माहिती करून घ्या. गॅनो थेरपी बद्दलची आज ओळख तुमच्या पुढे करून देत आहे. गॅनो थेरपी सेवन कोणीही करू शकतो आणि बऱ्याच वेळेला काही लोक याच्यासोबत रेडिओ थेरपी पण करतात. सेम टू सेम रेडिओ थेरपी हाय एनर्जी लेवल रेज असतात आणि अशा रेज आहेत की ज्याच्यामुळे कॅन्सर सेल पुन्हा किल होतात आणि रेडिएशननी सुद्धा तुमच्या शरीरातल्या इम्युनिटी सेल्स डिस्ट्रॉय केल्या जातात, मारल्या जातात आणि यामुळे देखील प्रचंड प्रमाणामध्ये बॉडीमध्ये साईड इफेक्ट आणि संपूर्ण शरीराला एक ज्याला असं म्हटलं जातं की शरीराला रोग प्रतिरोधक क्षमता, शरीराची लढण्याची आजाराची क्षमता कमजोर व्हायला लागते आणि रूट कॉज ऑफ डिसीज ज्याच्यामुळे सेल कॅन्सरकडे प्रवास करतात. जी पहिली आकृती तुम्ही पाहिली होती की ज्याच्यामुळे एका चांगल्या पेशीचं रूपांतर कॅन्सरमध्ये होतं, ते मात्र जसंच्या तसंच राहतं. मग आज आपण पाहूयात ज्ञानोथेरपीच्या माध्यमातून प्रिव्हेन्शनवर पहिला फोकस करूयात. आज माझा व्हिडिओ बनवण्याचा सर्वात महत्वाचा जो मुख्य उद्देश आहे मित्रांनो, मी एक वेलनेस कोच आहे. 20 वर्षांचा अनुभव आहे माझा हा ज्ञानोथेरपी बरोबरचा, ज्ञानोडर्मा बरोबरचा. 20 साल मेरा इस ज्ञानोडर्मा के साथ एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। 20 साल से मैंने कई सारे लोगों के जीवन में वेलनेस लेकर आने की कोशिश की है और यहाँ पर हम आज डायरेक्टली बात करें तो प्रिवेंशन की पहले बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट तो हो ही रही है, लेकिन यहाँ पर कोई मैं दावा नहीं दे रहा हूं, लेकिन फायदा हो रहा है लोगों को, कई लोग बेनिफिट ले रहे हैं। आप एक बार ट्राई जरूर करिए। जिसको समस्या है, जो भी वो मेडिसिन खा रहा है उसके साथ देना शुरू कर दीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज अगर आप इस वीडियो के माध्यम से लेके जाना है, वो है प्रिवेंशन। ऐसी सिचुएशन शरीर के अंदर आने ही नहीं देना है, इसलिए आज आपको जाग जाना जरूरी है। नोबेल कॉज कहा जाता है कैंसर के अंदर, जो नोबेल कॉज निकाल कर गए, क्योंकि द रूट कॉज ऑफ डिसीज डॉक्टर ओटो एच वार्बक, इनको डॉक्टर वार्बक कहा जाता है। डॉक्टर वार्बक इन्होंने अमेरिका के अंदर एक इतना बड़ा रिसर्च किया, अपने पूरा जीवन को उन्होंने कैंसर सेल की पढ़ाई पर डाला, स्टडी करना शुरू किया। तब उनको पता चला 3 इंपॉर्टेंट रीजन। सबसे इंपॉर्टेंट उन्हें कहा है, अगर बॉडी के अंदर हाई लेवल एसिड बढ़ता रहेगा, मतलब आज अगर आपका बॉडी एसिडिटी के अंदर है, तो कल जाके वो कैंसर का एनवायरमेंट बॉडी के अंदर तैयार कर रही है। कैंसर सेल का पीएच भी एसिडिक होता है, इसलिए हाई लेवल एसिड बॉडी के अंदर रहना, पित्त का प्रमाण ज्यादा रहना, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। दूध की चाय पूर्ण रूप से बंद कर दीजिए साहब, आज के घर से आउट कर दीजिए दूध वाली चाय को। और आज देखेंगे आप यहाँ पर कि कैंसर सेल एसिडिक एनवायरमेंट में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और अल्कलाइन एनवायरमेंट में अपने आप नॉर्मलाइज हो जाते हैं। इसलिए कैंसर सेल का पीएच भी लैब में चेक किया जाता है, तो वहां पर भी पता चलता है कैंसर सेल एसिडिक होती है। कैंसर सेल पूर्ण रूप से पीएच एसिडिक होता है, नॉर्मल सेल का पीएच अल्कलाइन होता है। तो पहला रीजन एसिड। दूसरा कारण है टॉक्सिन का लोड, विषैले तत्वों का प्रभाव। शरीर के अंदर कई गुना ज्यादा कार्सिनोजेनिक फैक्टर जा रहे हैं। आप हवा ले रहे हैं, आप पानी ले रहे हैं, आप कोई भी खान पान से अब एक आज वीडियो मैंने देखा था, पनीर भी, पनीर को भी नकली किया जा चुका है। एक पनीर है, उसके अंदर पनीर है ही नहीं है, टोमेटो सॉस में टोमेटो ही नहीं है। कर क्या रहे हैं यहाँ पर? मतलब कि कहीं ना कहीं से विषैले तत्व बॉडी के अंदर रोजमर्रा के जीवन में जा रहे हैं और ये शरीर के अंदर डिपॉजिट होते जाते हैं, उसको कहते हैं टॉक्सिन्स। और एसिड और टॉक्सिन कोशिकाओं में इतनी भरपूर मात्रा में आ जाता है, तब जाके बॉडी ऑक्सीजन लेना बंद करते हैं। मतलब वो सेल जो कैंसर की तरफ प्रवास करने वाली, सफर करने वाली जो कैंसर सेल है, वो जो एबनॉर्मल सेल है, वो सेल जब ऑक्सीजन ही नहीं ले पाती है, तो इट विल बिकम अ कैंसर सेल। जब उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है या ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन वो बंद कर देती है, उस दिन उसका कैंसर में रूपांतर होना
शुरू हो जाता है और वहीं पर हम कहते हैं कि ये फर्स्ट म्यूटेशन। ये देखिए आप यहाँ पर एक नॉर्मल सेल आपको दिखाई दे रही है, लेकिन नॉर्मल सेल एक हमारी बॉडी की अच्छी कोशिकाएं हैं, उसी के अंदर हाई लेवल एसिड, उसी के अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स, उसी के अंदर आ जाता है ऑक्सीजन लेने की क्षमता की कमी, और उस वजह से एक हमारी शरीर की अच्छी कोशिकाएं कैंसर में परावर्तित होना शुरू हो जाती है। चलिए एक इनफैक्ट आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रू फैक्ट बताता हूँ। मुझे एक सवाल आपको पूछना है, क्या आज हम ये वीडियो अभी देख रहे हैं, आज आपने पूरा दिन में जो भी सांस ली, खाना खाया, जो भी पानी पिया होगा, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, क्या पूरे दिन के अंदर आज के हमारे शरीर के अंदर कैंसर की सेल बनी होगी कि नहीं बनी होगी? क्या लगता है आपको? सर क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, ये मेडिकल साइंस भी कहती है, हर दिन हमारा शरीर के अंदर कैंसर सेल तैयार होता है, हर दिन तैयार होता है। एक दिन में कई टाइप ऑफ कैंसर बॉडी के अंदर तैयार होता है, सेल्स। लेकिन इसका बॉडी के अंदर का जो इम्यूनिटी पावर है, जो हमारा शरीर का बचाव क्षमता है, प्रतिरोधक पावर है, वो जो इम्यूनिटी है, इस वजह से क्या होता है, हमारी शरीर के अंदर जैसे ही सेल बनती है, हमारी इम्यूनिटी उसको डिस्ट्रॉय करके इम्यूनिटी जीत जाती है। लेकिन ऐसी एक सिचुएशन आ चुकी है कि इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो रही है कि धीरे धीरे वो सेल हमारा सिस्टम से, इम्यूनिटी से छूट जाता है और साइड में चला जाता है, वो बोलते हैं सिस्टम से बाहर चला जाता है और बन जाता है उसका सेकंड म्यूटेशन, दो सेल बन जाती है। उसके बाद बनता है धीरे धीरे टॉक्सिन का लोड बढ़ते जाता है और एक ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है। चलिए फ्रेंड, यहाँ पर कुछ तीन चीजें आपके सामने बताना चाहता हूँ। हमारा बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। इससे सभी से लड़ाई लड़ने की क्षमता कहाँ पर है? हमारे शरीर के अंदर है। तो सबसे पहला फर्स्ट लेवल डिफेंस होता है डिस्चार्ज फेज। जब भी बॉडी के अंदर ऐसे विषैले बाहर आ जाता है, विषैले तत्व आ जाते हैं, टॉक्सिन का लोड शरीर के अंदर आ जाता है, तो हमारा शरीर इसको डिटॉक्स करने के लिए काम करता है, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज फेज। लेकिन क्या होता है, सभी तरीके का टॉक्सिन 100% शरीर से बाहर नहीं निकल जाता, तब जाके सेकंड फेज में बॉडी लेकर जाती है। हमारा इम्यून सिस्टम उसको करता है पुट असाइड फेज। पुटेसाइड फेज मतलब जो टॉक्सिन, जो कचरा, जो विष हम शरीर के बाहर नहीं निकाल सकते, उन विषैले तत्वों को शरीर क्या करता है, एक साइड में जमा करना शुरू कर देता है। उसको कहते हैं पुट अ साइड फेज। जैसे अभी आप लंग्स में देख रहे हो, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, ही स्टार्ट स्नीजिंग, छींके आएगी, कफ निकलेगा, बलगम निकलेगी, बहुत सारा कचरा निकलेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, पूरा नहीं निकल पाता है, सूखना शुरू हो जाता है। तो शरीर में क्या हो जाता है, बॉडी क्या करती है, इसको पुट साइड, एक साइड में कहीं ना कहीं पर इसको जमा करके रखना, इसे कहते हैं पुट अ साइड फेज। जैसे कि सेकंड लेवल डिफेंस, पुट अ साइड फेज। और फिर यही कारण है कि जहां से इम्यूनिटी कमजोर होना शुरू हो जाती है, टॉक्सिन का लोड फिर भी बढ़ रहा है, विषैले तत्वों का भार फिर भी आ रहा है, तो फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इसे थर्ड लेवल डिफेंस में लेके जाता है, उसको हम कहते हैं तीसरी अवस्था, और वो है ट्यूमर डेवलपिंग फेज, गांठ निर्माण अवस्था। मुझे बताइए सर, ये गांठ निर्माण अवस्था एक दिन, एक महीना, एक साल में आती होगी? इसको बनने के लिए सर मैंने पहले ही कहा था 5 से 15 साल लगते हैं। मुझे बताइए सर, ये सिचुएशन कोई भी जीवन व्यक्ति के जीवन में आ रही है। और अगर आप वेलनेस का जानकारी ले रहे हैं, आज आपका इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानकारी लेना, ये वेलनेस का आप जानकारी ले रहे हैं, तो ये सिचुएशन पे हमें जाना ही नहीं चाहिए। इसलिए हमें ज्ञानोथेरेपी का सहारा लेना चाहिए तुरंत, ताकि पहले ही लेवल पर आप इसको डिस्चार्ज करने में सपोर्ट करो, पहले ही लेवल पर इसको शरीर से टॉक्सिन को हटाने में मदद करो, पहले ही लेवल पर ऑक्सीजन की पूर्ति, यानी हमारी शरीर की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाओ, बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से अल्कलाइन करने में यह मदद करता है। पूर्ण रूप से ज्ञानोथेरेपी आपको आने वाले फ्यूचर में कई रोग शरीर में आने से रोक सकती है। और यही मकसद है दोस्तों, कि ताकि हम लोगों को अवेयर कर पाए कि रोग बनने से पहले जाग जाओ। हृदय रोग आने के बाद जागना कोई फायदा नहीं है सर, उसके बाद तो 4 से 5 लाख लगने वाला है। कैंसर का गांठ बनने के बाद जागना, उसके लिए तो 8 से 10 लाख रुपए अस्पताल में चला जाता है, और ऐसी सिचुएशन होती है कि वहां पर कुछ भी हो सकता है, एक इंसान की जीवन और मृत्यु का सवाल आ जाता है। लेकिन आज मैं आपको यहाँ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वेलनेस के लिए जरूर जाग जाइए। वेलनेस का मतलब ही होता है कि ये सिचुएशन शरीर के अंदर नहीं आने के लिए क्या किया जाए। और इसलिए दोस्तों, आज के बाद जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप तुरंत अपने लिए पहले प्रिवेंशन लेकर आइए, खुद के लिए अच्छा प्रिवेंशन लेकर आइए। ज्ञानोडर्मा एक जीवन संजीवनी है दोस्तों, एंटी कैंसर हर्ब बोला जाता है, जड़ी बूटियों में राजा है। एक ही ज्ञानोडर्मा, ये पावरफुल जड़ी बूटी जो आपको दिख रही है ओरिजिनल है। एक ही वनस्पति के अंदर 400 से भी ज्यादा नेचुरल बायोएक्टिव एलिमेंट्स हैं,
जो कि शरीर में जाने के पश्चात उन कैंसर कोशिकाओं को ढूंढता है और उनको जगह पर ही नॉर्मल बना देता है, डिस्ट्रॉय नहीं करता। मैंने पहले ही सवाल पूछा था, डिस्ट्रॉय करना मतलब कीमो देना, रेडिएशन देना, शॉक देना, ये डिस्ट्रॉय करना आता है। लेकिन ये क्या करता है, इसको फिर से नॉर्मल बनाता है, एसिड को अल्कलाइन कर देता है, टॉक्सिन को डिस्चार्ज करता है और बॉडी के अंदर जाके ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। तो हमारी एक एक सेल को नया जीवन देता है, इसीलिए जीवन संजीवनी है सर। तो मुझे बताइए सर, रोग आने के बाद खाना चाहिए कि अभी खाना चाहिए? आप इसको कई माध्यम से खा सकते हैं। जिन्होंने आपको ये वीडियो शेयर किया है, उनसे जरूर आगे का जानकारी लीजिए और आप ज्ञानोडर्मा के प्रोडक्ट अपने जीवन में लेकर आइए, ताकि इन फ्यूचर आपके बॉडी में किसी भी तरीके के रोग से आप अपने आप को बचा सकते हैं। यस फ्रेंड्स, साथ ही साथ अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो फाइट कर रहा है, लास्ट स्टेज में भी है, आखिरी अंतिम स्टेज में भी होगा, तो भी एक आखिरी प्रयास, भगवान की दया से बोलना हमें यह पता चल चुका है, तो एक बार लास्ट का प्रयास करते हैं, आखिरी कोशिश करते हैं, इनको आखिरी की आशा देते हैं बचाने के लिए, और उस समय पे मेगा डोसेस, मेगा थेरेपी के माध्यम से देना पड़ता है। और ऐसे लोगों को इस माध्यम से हमने देखा है कि वो कई लोग जीवन में अपना आज नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, फिर से अपना लाइफ के अंदर जो कैंसर था, वो कैंसर से फाइट करके कैंसर से बाहर निकलकर नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जरूर दोस्तों इसको उन्हीं लोगों को तो जरूर शेयर करिए जो सबसे ज्यादा इसका जरूरत मांगते हैं। आज आपका एक छोटा सा शेयर किसी की व्यक्ति के जीवन को बचाने का काम कर सकता है। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, ये किसी का लाइफ बचाने के बारे में है। इसे लाइफ सेविंग हर्ब, और इसीलिए दोस्तों एक नेचुरल चीज होने की वजह से कोई भी कितनी भी मात्रा में खा सकता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। लेकिन जरूर दोस्तों, जिसको भी समस्या है उनको तो जरूर बताइए। साथ ही साथ जिन्होंने आपको वीडियो शेयर किया है, उनसे भी आप इसके बारे में जरूर पूछिए कि सर मुझे आगे क्या करना चाहिए, और मैं भी इस इंडस्ट्री में जुड़ना चाहता हूँ। वेलनेस इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री है? वेलनेस कोच। आप भी एक वेलनेस कोच बनना चाहते हैं, हमसे जरूर संपर्क करिए। हम आपको वेलनेस कोच बनाना चाहेंगे, वेलनेस मास्टर भी बन जाओगे और आने वाले समय के लिए एक अच्छा हेल्थ कोच भी बन सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों, आप सभी लोगों को बिल्कुल से एक कुछ ना कुछ नई आशा, नई उमंग आज जाग चुकी होगी। तो जरूर दोस्तों, सभी की मदद करने वाला इंसान बन जाते, लोगों की मदद करने वाला इंसान बन जाइए सर। भगवान आकर किसी की मदद नहीं करता, भगवान खुद हमें हाथ जोड़ के बोल रहा है सर, ऊपर से खुद ही बोलता है कि मैं ये भार नहीं संभाल सकता, इंसान ही इंसान की मदद करना पड़ेगा, हम ही लोगों को लोगों की मदद करना पड़ेगा। वो आके लोगों की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान के रूप में ही भगवान आकर लोगों की मदद कर सकता है सर। इसी बात के साथ दोस्तों यहाँ पर मैं रुकना चाहूंगा, और मिलना चाहेंगे दोस्तों, जरूर दोस्तों कांटेक्ट करिए, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट के अंदर के कुछ वीडियोस भी देखना शुरू कर दीजिए, और जो जो आपको वीडियो मिल रहे किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर, तो उनकी भी मदद करना शुरू कर देते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।